Good morning students. Today I am going to discuss chemistry ANTS PT6. ठीक है, let's start with question number 51. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला जा रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ फिजिबल सेल रिएक्शंस. फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस, मतलब वो पॉसिबल सेल रिएक्शंस. तो अगर हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या होगा, ग्रेटर देन 1, 0 या इक्वल टू 0, है ना. हालांकि बी और सी लगभग एक ही ऑप्शन है, और ग्रेटर देन 1 लेस देन 1. ठीक है ना. तो बी और सी में से तो ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो गया, ये आपका ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम. ठीक है, इस तरीके का हमारा ऑप्शन होता है. अब इस तरीके का हमारा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है. अब यहाँ पे अगर हम लोगों को डेल्टा जी नॉट को लेस देन 0 करना है, यानी कि फिजिबल, ठीक है, फिजिबल या स्पॉन्टेनियस. ठीक है, स्पॉन्टेनियस या फिजिबल प्रोसेस के लिए अगर सेल को हमको फिजिबल कराना है तो डेल्टा जी नॉट मस्ट बी लेस देन 0. फॉर दैट अगर हम लोग लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, ठीक है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 करते हैं, तो लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी. और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये आगे वाला नेगेटिव टर्म, तो ये डेल्टा जी 0. तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा. ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 52. ठीक है, 52 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? हमको कह रहा है 0.1 m सोल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड एट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ R ओम सेंटीमीटर, इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज. देखिए, हमको दिया हुआ है रेसिस्टिविटी. क्या दिया हुआ है? रेसिस्टिविटी मतलब रो. ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है RA अपॉन, इसका फॉर्मूला होता है RA अपॉन L. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो कि रेजिस्टेंस के कांस्टेंट वाली वैल्यू को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं. इसीलिए अगर इसका हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे और इसका सेंटीमीटर लेंगे, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? ओम सेंटीमीटर. ठीक है ना, इसकी यूनिट होगी. खैर, हम लोगों को तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है स्मॉल r. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा m. तो लैम्डा m क्या हो जाएगा? 1000 K अपॉन मोलैरिटी या इसका कंसंट्रेशन. और हमको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है 0.1 m. ठीक है जी. अब ये दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, तो 1000 को हम लोग लिख लेते हैं 10 के पावर 3, और साइड में हम लोग ये भी लिख सकते हैं K का फॉर्मूला क्या होता है? K का फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, L अपॉन A. कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, और कंडक्टेंस को हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन R L अपॉन A. ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन R A अपॉन L लिख सकते हैं. जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो इसकी वैल्यू हमको इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में, मतलब ऐसे घुमा करके हमको दिया हुआ है कंडक्टिविटी की वैल्यू, वो है हमारा 1 अपॉन स्मॉल r. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? 1 अपॉन स्मॉल r, और मोलैरिटी की वैल्यू दिया हुआ है 0.1. ठीक है, यानी कि 10 के पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 4 अपॉन r हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारा लैम्डा m की वैल्यू. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारी भाई? सी ऑप्शन करेक्ट. ठीक है, चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 53. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 27, और नहीं भी दिया रहता तो आपको तो याद ही है ना, अप टू 20 फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ AlCl3. अच्छा जी, कह रहे हैं कि AlCl3 में जो हमारा सोल्यूशन है इसको हम लोग डिपॉजिट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? कितना? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना. पहले तो हम इसको डिसोसिएट करना है, और 3Cl माइनस. ऑब्वियसली मेटल को अगर डिपॉजिट करना है, एल्यूमिनियम की बात किया है, तो एल्यूमिनियम +3 का अगर हम लोग डिपॉजिट करेंगे तो 1 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी. 1 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, और इसको हम लोग इनडायरेक्टली 3 फैराडे बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 3 फैराडे. ठीक है ना. तो अब सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए. ध्यान से ये सुनना है कि हमको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर. जी हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर. और यहाँ पे 1 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए वैलेंसी फैक्टर इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया. तो इसकी वैल्यू 1 दिया हुआ है. नंबर ऑफ मोल्स
n हमको पता करना है, ठीक है, n नंबर ऑफ 1, इसकी वैल्यू 3, और ये n निकाल लीजिए पहले, तो हम लोग इसमें यूज करेंगे। n कितना हो जाएगा भैया, 1/3 मोल हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो 1/3 मोल्स डिपॉजिट मिलता है हमको, है ना, उसी में कन्वर्ट किए। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि 1 मोल एल्युमिनियम से 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 फैराडे की चार्ज की जरूरत पड़ रही है, यानी कि हम लोग उल्टा बोलेंगे, 3 फैराडे से 1 मोल बन रहा है, ठीक है, या इसको ऐसे बोलेंगे 1 मोल से 1 मोल के लिए 3 फैराडे चार्ज चाहिए। तो जी हाँ, 1/3 मोल के लिए कितना चाहिए, 1/3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 1 फैराडे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए इसका एक सिंपल सा रूल भी है कि भैया एक इक्विवेलेंट कोई भी सब्सटेंस अगर एक इक्विवेलेंट बनाते हैं तो हमेशा उसमें 1 फैराडे की चार्ज की जरूरत होती है। बट अगर एक मोल बनाते हैं तो हो सकता है 2 फैराडे, 3 फैराडे, 1 फैराडे, है ना। इस डिपेंड करता है कि मेटल का वैलेंसी फैक्टर कितना है, ठीक है। यहां पे एक सिंपल सा रूल हम लोग याद करने के लिए हमको सही रहेगा कि 1 इक्विवेलेंट के लिए 1 फैराडे चार्ज चाहिए, बस इतना सा बात आप अगर याद रखिएगा तो ये सवाल 1 सेकंड का हो जाएगा आपका, सिर्फ 1 सेकंड। आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद आंसर टिक किया, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया जस्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इन द रिएक्शन Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu सॉलिड। ओके जी, हमको पूछा है W इज इक्वल टू ZIT, वैसे तो फॉर्मूला पढ़े होंगे, फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। हमसे पूछा है Z क्या होता है, Z होता है Z, यहां से Z की वैल्यू अगर हम लोग फॉर्मूला में रखेंगे तो E/96500। जी हाँ, बहुत ही आसान सवाल हो गया आपके लिए। E मतलब इक्विवेलेंट वेट और ये होता है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। फिलहाल में हम लोग एटॉमिक वेट लेंगे कॉपर के लिए, ठीक है जी। एटॉमिक वेट कितना है, 63.5 अपॉन कॉपर कितना है, कॉपर का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2, ठीक है। ये हम लोग मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर ऐसे याद रखेंगे। अब बस यहाँ पुट कर दीजिए 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500, यहाँ पर 2 इंटू 96500, दिस विल बी अवर आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला गया है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यूज ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस आर गिवन बिलो। जी हाँ जी, ये कोलराउस लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन दे दिया हमको क्वेश्चंस में, और हमसे पूछा है कि BaCl2 का दिया हुआ है, NaCl का दिया हुआ है, NaOH का दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है बेरियम हाइड्रोक्साइड का बताना है। अच्छा, एक बात आप ध्यान से नोटिस करिए, यहाँ पे इन सब में क्या है, इन सब में हमारा 10 के पावर -4 है, तो 10 के पावर -4 जो है कॉमन हो जाएगा, बाकी आगे वाले वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेते हैं बहुत ही प्यार से, ठीक है ना। तो हमसे देखिए क्या पूछा है, लैम्डा नॉट m बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये जो है इसको अगर हम लोग लिखेंगे कि लैम्डा नॉट Ba+2 है ना, +2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट OH-, हमको ये चीज चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ। और हमको दिया हुआ है BaCl2, NaCl और NaOH। तो बहुत आराम से करेंगे कि इसको हमको मतलब चाहिए हमको बेरियम+2, हमको चाहिए OH-, वो भी 2 टाइम्स, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ये करिए कि इधर Ba+2 है, Ba+2 कहां से आएगा, BaCl2 से आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, लैम्डा नॉट BaCl2, ठीक है, प्लस, और हमको चाहिए OH-, तो OH- हमको चाहिए तो हमको NaOH से आएगा, और NaOH को हमको ऐड कर देते हैं, तो NaOH को ऐड करेंगे, उससे बेहतर मतलब इसको हम लोग ऐसे करते हैं, वो भी 2 चाहिए, तो 2 टाइम्स ऑफ द लैम्डा नॉट NaOH लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमको Cl नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर 2 Cl आ रहा है, उसको भी हमको हटाना है, तो माइनस हम क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ द लैम्डा नॉट NaCl, ठीक है। ये सब क्या है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का पता करते हैं, या फिर वीक हो या ना हो हमसे उससे मतलब नहीं है, मतलब हमको इससे है कि ये दोनों आयन कहां से आ रहा है। अगर वो जहां से भी आ रहा है उसको हम लोग वहां से कलेक्ट करके उसकी वैल्यू को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करेंगे। मतलब अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको अलग अलग तोड़ दीजिए। जी हाँ, यहाँ पर Ba+2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ द लैम्डा नॉट Cl- हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ द लैम्डा नॉट Na+, प्लस 2 टाइम्स ऑफ द लैम्डा नॉट OH-,
माइनस 2 टाइम्स ऑफ द लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ द लैम्डा नॉट Cl माइनस। ठीक है, तो ये हमारा इससे खत्म हो जाएगा और ये हमारा इससे खत्म हो जाएगा, तो ये चीज हमको मिल जाएगा। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। तो हमने किया क्या, बेसिकली हमने ये किया है, आप देखिए ध्यान से, हमने ये किया है। तो हमने जो ये किया है इसकी वैल्यू को चुपचाप आराम से रख दीजिए। हमने 10 के पावर -4 कॉमन ले लिया, तो लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 280, आगे वाली वैल्यू को हम लोग ऐड कर देते हैं। 280 प्लस 2 इंटू 248, ठीक है, और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ दी 126.5, ठीक है, और इंटू क्या करेंगे 10 टू द पावर -4 कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब एक काम करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर दीजिए। 248 इंटू 2 कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ में कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये लगभग 500 के आसपास आएगा और ये लगभग 250 के आसपास आएगा। तो इसको माइनस करिएगा तो कितना होगा, 250, और 250 प्लस 280, तो लगभग 530 के आसपास का वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, तो आसपास ही हम लोग चेक करेंगे। 523 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, S सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और मोल इनवर्स, ठीक है, या हमको मीटर स्क्वायर में दिया है, सेंटीमीटर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम लोग S मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है 3 फैराडे, है ना, 3 फैराडे, 3 फैराडे, 3 फैराडे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू 3 इलेक्ट्रोलाइट्स। 3 फैराडे 3 सेल में पास किया जा रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन अ सीरीज कंटेनिंग सिल्वर प्लस आयन Ca+2 and Al+3 ion respectively. The molar ratio in which 3 metals ions are liberated at the electrodes. आपको मोलर रेशियो पूछ रहा है, जी हाँ, मोलर रेशियो। हमारे पास आयन कौन कौन सा है, हमारे पास Ag+ है और कैल्शियम +2 है और एल्युमिनियम +3 है। पहला काम कीजिए, इन तीनों का वैलेंसी फैक्टर लिख लीजिए। 1 इसका वैलेंसी फैक्टर, 2 इसका वैलेंसी फैक्टर, 3। वैलेंसी फैक्टर इज नंबर ऑफ चार्ज, ये जानते हो, है ना, कितना चार्ज कैटायन का होता है। अच्छा, जब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को अगर हम लोग पास करते हैं, ठीक है, तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करते हैं, तो यहां पर लगता है फैराडे सेकेंड लॉ। और फैराडे सेकेंड लॉ को हम लोग थोड़ा अल्टरनेटिव वे में अगर समझते हैं, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें तो आपको 2 ही टाइप, मतलब 2 ही इलेक्ट्रोलाइट का दिया हुआ है। यहां पे हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट वाला लगाएंगे, तीनों का आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दीजिए। इक्विवेलेंस ऑफ Ag+ इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम +2, है ना, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Al+3। तीनों में हम लोग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं, तो तीनों का सेम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, ठीक है ना। लेकिन इक्विवेलेंस क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब हमसे मोलर रेशियो ही पूछा है, तो यहां पे क्या करेंगे, N1 मतलब इसका मान लेते हैं, इसका क्या मानेंगे, N1 ही मान लीजिए। N1 पहले ये दिया, पहले ये दिया, तो N1 N2 N3 मान लेते हैं। N1 इंटू 1 इज इक्वल टू N2 इंटू 2 इज इक्वल टू N3 इंटू 3। अब हमको मोलर रेशियो पूछा, तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, इसको कोई कांस्टेंट मान लीजिए K, ठीक है ना। तो N1 कितना आएगा जी हाँ, ये K के बराबर हो जाएगा। N2 कितना आएगा, N2 कितना हो जाएगा 1/2K, और N3 कितना आएगा 1/3K, ठीक है, K ऊपर में रहेगा 1/3K। तो अब बस मोलर रेशियो N1 रेशियो N2 रेशियो N3, तो K तो वैसे ही कॉमन हो जाएगा, 1:1/2 रेशियो 1/3। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा 6:2, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6:3:2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है ना। तो 57 क्या कर रहा है, डिड्यूस फ्रॉम द फॉलोइंग E0 values the half cell, what combination of 2 half cell would result in a cell with largest potential। लार्जेस्ट पोटेंशियल देखो ऐसा है कि आपको कंसंट्रेशन तो दिया नहीं है, तो नॉन सब्स्टिट्यूशन लगाने की उतनी खास जरूरत है नहीं, मतलब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला टर्म वगैरह नहीं आएगा, रिएक्शन क्वेश्चन का टर्म नहीं आएगा, तो हम लोग सिर्फ E0 वैल्यूज को देखेंगे। एक काम करते हैं कि पहले वैल्यू लिख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूँ।
1A3 माइनस से A2 माइनस, ठीक है, और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इसका E नॉट दिया हुआ है 1.5, ठीक है, 1.5 वोल्ट। सेकंड का दिया हुआ है B+2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू B+1, इसका E नॉट दिया हुआ है 2.1 वोल्ट, ठीक है। और थर्ड का दिया हुआ है C+2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू C+1, तो इसका E नॉट दिया हुआ है 0.5 वोल्ट, ठीक है। और चौथा दिया हुआ है D इज इक्वल टू D+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका E नॉट दिया हुआ है -1.5 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, कह रहा है कि कौन से कॉम्बिनेशन का लार्जेस्ट पोटेंशियल है, तो कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। देखो ऐसा कॉम्बिनेशन, अब ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं ना, पहला 1 and 3, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है 1 and 3, तो पहला और तीसरा में एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में रिडक्शन हो रहा है, जी हाँ। तो इस देखिए, जब किसी एक से एनोड का ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड का रिडक्शन होता है, तो उसके सामने के पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, एकदम बहुत ही प्यार से, क्योंकि इसके सामने का ही पोटेंशियल हमको दिया हुआ है। जैसे रिएक्शंस को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी सीधे। इसका E नॉट सेल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, 2 वोल्ट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरा 1 and 2 बोला गया है हमसे, ठीक है। 1-2 कॉम्बिनेशन का देख लेते हैं। 1-2 कॉम्बिनेशन 1 और 2 का, ये भी हमारा ऑक्सीडेशन, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो इसको सीधे हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, E नॉट सेल कितना आएगा 3.6, है ना। आपकी एनसीईआरटी में जो लिखा होगा या बुक्स में लिखा होगा E नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस E नॉट आरपी ऑफ एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड करते हैं या एनोड माइनस कैथोड करते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं। और अगर एनोड का ऑक्सीडेशन लिखा हो और कैथोड का रिडक्शन लिखा हो और उसके सामने का पोटेंशियल लिखा, सीधे बहुत ही आराम से जोड़ दीजिए इसको, ठीक है। तो ये 3.6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, 2 and 4। 2 और 4 का मतलब क्या है, 2 कितना है, 2 ये है, 4 ये है, इसमें हम लोग इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा, ये तो माइनस में है जी, ठीक है ना। इसको ऐड करिए, 2.1 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 0.6, ठीक है ना, 0.6। और डी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, 3 and 4, 3 और 4। तो इसमें आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कटाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि E नॉट जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको मल्टीप्लाई करने पर नहीं कुछ फर्क पड़ता है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, E नॉट सेल माइनस कितना, -1 वोल्ट, ठीक है ना। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है जी, मैक्सिमम वैल्यू बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो और बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, E नॉट वैल्यूज ऑफ Mg/Mg। देखिए ऐसा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, E नॉट Mg+2/Mg, ठीक है। E नॉट Zinc+2/ जिंक और E नॉट Fe+2/Fe, ठीक है। इन तीनों के वैल्यू, इसकी वैल्यू दिया है -2.37 वोल्ट, इसकी वैल्यू दिया है -0.76 वोल्ट और इसकी वैल्यू दिया है -0.44 वोल्ट। देखो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो याद तो करना नहीं है, बट वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है हमेशा, तो आपको क्या करना है कि इससे हमको ये देखना है कि किसकी वैल्यू जितना ज्यादा निगेटिव होगा। एसआरपी वैल्यू दिया है, ऑब्वियसली दीज आर एसआरपी वैल्यू, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे ज्यादा निगेटिव यानी कि सबसे कम, वो तो खुद को रिड्यूस करना नहीं चाह रहा है, तो खुद को रिड्यूस नहीं करना चाहेगा तो खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी। तो खुद को इंक्रीज करेगा तो दूसरे को डिक्रीज करेगा, तो दूसरे को डिक्रीज करेगा एक रेस्पेक्टिव वैल्यू के हिसाब से, जिसकी एसआरपी सबसे ज्यादा निगेटिव होगी वो ज्यादा पावरफुल क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसके अंदर होगा। तो मतलब इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है इससे ज्यादा है और इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है इससे ज्यादा है, ठीक है ना। और ये जो है Fe+2 इन दोनों को रिड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन Mg+2 इन दोनों को कर सकता है। जिंक जो है इसको कर सकता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, Mg+2 ऑक्सीडाइजेज Fe, Mg+2 ऑक्सीडाइजेज Fe, गलत ऑप्शन हो गया। क्यों भाई,
क्योंकि Mg+2 खुद को बढ़ाएगा, दूसरे को नहीं बढ़ाएगा, इन दोनों को नहीं बढ़ा सकता, इन दोनों को घटाएगा, कम करेगा। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पढ़ लीजिए। सेकंड ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, जिंक ऑक्सीडाइजेज Fe+2, ये भी गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि जिंक जो है इसको घटाएगा, Fe को घटाएगा। ठीक है, Fe को घटाएगा यानी कि जिंक ऑक्सीडाइजेज Fe+2। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, जिंक रिड्यूसेस Mg+2, जिंक जो है Mg को रिड्यूस नहीं कर सकता है, Mg जिंक और आयरन को रिड्यूस कर सकता है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिंक रिड्यूसेस Fe+2। जी हाँ, ये जो है ये इसको रिड्यूस कर सकता है, और ये कैसे रिड्यूस करेगा, बहुत ही प्यार से। जो करेक्ट ऑप्शन है उसका हम एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, जिंक प्लस Fe+2 इज इक्वल टू जिंक+2 प्लस Fe। ठीक है, तो दिस विल बी अवर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसके लिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब सीरीज में जो ऊपर रहता है उसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है, उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होता है। इन तीन ऑप्शन में हमारा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर पूछा गया है, तो वो तीनों गलत हो गया। हमको चौथा ऑप्शन में रिड्यूसिंग पावर इन दोनों का ज्यादा होगा इससे, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ 3 मेटालिक कैटायंस X, Y एंड Z आर 0.52 -3.030, सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एंड -1.18 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, जी हाँ, जिसका ज्यादा निगेटिव रिड्यूसिंग वैल्यू मतलब SRP वैल्यू जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ज्यादा वो खुद को रिड्यूस नहीं करना चाहेगा, इसका मतलब यही हुआ। और अगर खुद को रिड्यूस नहीं करना चाहेगा इसका मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, उसको खुद को बढ़ाएगा तो दूसरे को घटाएगा, दूसरे को भगाएगा या दूसरे को डिस्प्लेस करेगा या दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूसिंग पावर जिसका जितना ज्यादा SRP निगेटिव होगा वही वैल्यू हो जाएगी। क्या होगा, जिसका जितना ज्यादा निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा, X, Y एंड Z। X का E0 SRP, ये मैं SRP ही लिख रहा हूं, सबका SRP ही वैल्यू दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू दिया है 0.52 वोल्ट। इसका कितना दिया है जी, -3.303। ठीक है, और इसका E0 कितना दिया है, -1.18 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों को रिड्यूसिंग पावर पूछा है ना, जिसका जितना ज्यादा निगेटिव होता है। बस एकदम की पॉइंट्स याद रखिए, बहुत आराम से सवाल बनेगा। क्या हो जाएगा, जिसका जितना ज्यादा निगेटिव, यानी कि सबसे ज्यादा निगेटिव किसका है, Y का, फिर उसके बाद Z का, फिर उसके बाद X का। X का तो पॉजिटिव है, इसका मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Y, Z, X। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग से। मतलब पोटेंशियल हमको ज्यादा मिलना चाहिए। जी हाँ, पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा तभी तो। ठीक है, रेजिस्टेंस मान लो कांस्टेंट रहेगा, तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा हमारा करंट मिलेगा। सिंपल लॉजिक लगाएंगे, ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला डेप्थ आप लोग समझते रहिएगा। बट हम लोग जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट होगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक। तो हम लोगों को EMF चेक करना है। ठीक है, सेल के द्वारा जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेक करना है किसमें ज्यादा होगा। अब आप बोलोगे सर कि इसका E0 तो हमको दिया नहीं है, तो E0 नहीं दिया है तो सेल का तो एक ही वैल्यू है ना, सेल तो एक ही टाइप का है, तो E0 तो कांस्टेंट हो गया। और वैसे भी ये हमारा बहुत फेमस होता है, तो इसका E0 सेल याद रख सकते हैं आप। मेन रिएक्शन क्या है, पहले मैं लिख दे रहा हूं, जिंक प्लस कॉपर +2 इज इक्वल टू जिंक +2 प्लस कॉपर। ये हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब इसमें पहले ऑप्शन में अलग कंसंट्रेशन दिया है, दूसरे में अलग दिया है, तीसरे में अलग दिया है ना, चौथे में कह रहा है ऑल ऑफ दीज का मैक्सिमम होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना होगा भाई, 2 होगा। तो E पहला ऑप्शन में अगर चेक कर लेते हैं, E सेल इज इक्वल टू E0, ठीक है, -0.06 इसका हम लोग ले लेते हैं। ठीक है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लॉग जिंक +2 कंसंट्रेशन अपॉन Cu+2 कंसंट्रेशन। पहला तो हम लोग ये बना लेंगे। तो पहले ऑप्शन में इसको थोड़ा सा इसकी वैल्यू E0 सेल जो है इसकी वैल्यू 1.1 -0.03 लॉग Zn+2। इन दोनों में तो सेम है, इसकी वैल्यू सेम है, तो 0.2/0.2 इन दोनों को कैंसिल करा देंगे तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट। ठीक है ना, ये तो E0 सेल के बराबर आ जाएगा। देखते हैं अगले वाले में, क्योंकि हम लोग कंपैरेटिव वैल्यू चेक करेंगे।
तो इसका ई नॉट सेल 1.1, सेम इक्वेशन होगा 0.03 हो जाएगा डायरेक्ट। लॉग जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में कितना दिया है 2 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻⁻1। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 10⁻², ठीक है। 10⁻² आगे आ जाएगा तो 1.1 माइनस 0. ये ऐड हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 0.03 × 2, तो ये 0.06 हो जाएगा। तो 1.1 माइनस 10 प्लस 0.06, तो 1.17 वोल्ट हो जाएगा ये। एक बार सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, जिंक प्लस 2। इसमें आप ऐसे दिमाग लगाइए कि जिंक ऊपर है तो 2 × 10⁻1 हो जाएगा, है ना। ई नॉट सेल ई सेल इज इक्वल टू, ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना है, डायरेक्ट रखते हैं 1.1 माइनस 0.06 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 लॉग जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन कितना है भाई 2 × 10⁻1 और इसका कंसंट्रेशन कितना है 2 × 10⁻3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 10⁻+2 आ गया, आगे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं। तो 1.1 माइनस 0.06, तो ये तो हमारा जो भी आएगा वो कम ही आएगा, है ना। तो जो भी ये आएगा 1.04 वोल्ट आएगा, तो मैक्सिमम तो यही है ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ लेड एंड जिंक आर -0.126 एंड -0.763 वोल्ट रेस्पेक्टिवली द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ पूछ रहा है जी, ईएमएफ है जिंक से जिंक प्लस 2। मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आप रिप्रेजेंटेशन देखते रहो, डायरेक्ट हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन करा दीजिए, जी हाँ, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिंक एनोड में दिया है। और लेड का रिडक्शन करा दीजिए +2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 चार्ज है, लेड हो जाएगा। अब जो रिएक्शन लिखा है ना, मेरे हिसाब से क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है कि जो रिएक्शन लिखा है उसके सामने का पोटेंशियल लिखा है लिख लो आप, लेकिन यहां पर दिया है हमको SRP, वैसे आप करते हो। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ जो दिया जाता है उसको हम लोग डायरेक्ट उसके सामने का पोटेंशियल लिख के करेंगे तो और आसान हो जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। ये दिया हुआ है ऑक्सीडेशन, तो हमको दिया हुआ है रिडक्शन, तो हम लोग इसको प्लस में लिख देते हैं 0.763 वोल्ट, और इसका हमको रिडक्शन का ही दिया है, ये जो दिया है ये रिडक्शन का ही दिया है, तो इसका ई नॉट ये हम लोग ओपी लिख देते हैं, यहाँ आरपी लिख देते हैं, इसकी वैल्यू -0.126 वोल्ट। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.637, ठीक है ना। अच्छा, इसी की टर्म में तो हमारा दिया भी है, इससे ज्यादा होगा कम होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंसंट्रेशन, इसको कटा दीजिए बहुत प्यार से। जिंक प्लस लेड प्लस 2 इज इक्वल टू जिंक प्लस 2 प्लस पीबी, तो यहाँ पे ई सेल क्या हो जाएगा 0.637 ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 2 लॉग, ठीक है। जिंक प्लस 2 कंसंट्रेशन कितना है भाई 10⁻⁻1, डायरेक्ट हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, दिस अपॉन दिस, क्योंकि सॉलिड का तो 1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻⁻1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 10⁻⁻1 अपॉन 1, तो 1 ये हो जाएगा 0.03 और ये आगे आके ऐड हो जाएगा, तो 0.637 प्लस 0.03 विच इज ग्रेटर देन 0.0637, यानी कि 0. हमारा कितना आ जाएगा 0.64 आ जाएगा, मतलब ऑब्वियसली सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यानी कि ग्रेटर देन 0.637, ठीक है, वोल्ट। तो पहला सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या बोला गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट pH in the space near electrodes increased, which of the following salt solution was electrolyzed? ध्यान से देखिएगा, ऐसा है कि एनोड पे क्या होता है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है, ये हमेशा का बात है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। अब अगर कह रहा है कि हमसे पीएच कहां बढ़ेगा, पीएच बढ़ने का मतलब क्या होता है, पीएच बढ़ने का मतलब है ना, ये क्वेश्चन नंबर 62 है। पीएच बढ़ने का मतलब कि H+ घट रहा है, पहली बात तो H+ घट रहा है या OH- बढ़ रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं H+ के पॉइंट ऑफ व्यू से H+ घट रहा है या OH- बढ़ रहा है, ठीक है, ये दोनों बात है।
यही हुआ ना इसका मतलब, H प्लस यानी कि एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है, पीएच बढ़ने का मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब एसिडिक कम हो रहा है, इसका मतलब H प्लस कम हो रहा है, OH माइनस बढ़ रहा है। तो ऐसा होता है ना कि सब चीज हम लोग एक्वस सोल्यूशन में लिए हैं। तो पहले में अगर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि KCl जो है, KCl में एनोड पे क्या मिलेगा, पहले मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, एनोड पे क्या क्या मिलेगा आपको, Cl माइनस मिलेगा और OH माइनस मिलेगा। ओके, कैथोड पे क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा और K प्लस मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन एनायन का होता है और रिडक्शन केटायन का होता है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, CuCl2, इसमें एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे मिलेगा Cl माइनस OH माइनस डेफिनेटली। कैथोड पे क्या मिलेगा, Cu+2 कॉपर +2 और H प्लस आयन। सी ऑप्शन में देख लेते हैं, Cu कॉपर नाइट्रेट, इसमें एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे मिलेगा आपको OH माइनस और नाइट्रेट आयन, ठीक है। और कैथोड पे क्या मिलेगा, कॉपर +2 अगेन और H प्लस मिलेगा। डी ऑप्शन में देख लेते हैं, कॉपर क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे मिलेगा OH माइनस और इस पे क्या मिलेगा, सल्फेट आयन। और कैथोड में क्या मिलेगा, कैथोड में क्या मिलेगा जी, कॉपर +2 और H प्लस आयन मिलेगा। अब आप देखिए ध्यान से कि हमको ना OH माइनस को बढ़ाना है, OH माइनस को आप बढ़ा नहीं सकते हो, है ना। देखो OH माइनस तो सब में मिलेगा, पहली बात कि OH माइनस तो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। Cl माइनस और OH माइनस के कंपैरिजन में OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसमें OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसमें आपका OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, इसमें आपका OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऐसा है कि इन दोनों में तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन होकर के OH माइनस, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होकर के OH माइनस कांस्टेंट रह रहा है। तो OH माइनस के बढ़ाने के ऊपर तो हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन H प्लस और K प्लस, तो अब होता क्या है, ऑक्सीडेशन उसका होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है, सिंपल, और रिडक्शन उसका होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है अकॉर्डिंग टू SRP वैल्यू। तो जो ऊपर होगा Cl माइनस और OH माइनस में Cl माइनस का होगा, H प्लस और K प्लस में K प्लस ऊपर है, ठीक है, और H प्लस नीचे है, तो रिडक्शन उसका होगा जो नीचे होगा। नीचे कौन है, हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन का हो रहा है, यानी कि इसमें H प्लस कंज्यूम हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसमें H प्लस कंज्यूम हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन में देख लेते हैं, Cu प्लस और H प्लस में, क्योंकि इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, H प्लस के हिसाब से ही सोचेंगे। तो H प्लस क्या हो रहा है, इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। H प्लस और Cu+2 में देखिए, H प्लस और Cu+2 में इसमें क्या हो रहा है कि जो नीचे यानी कि हाइड्रोजन के नीचे कौन है, कॉपर है, तो कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा, इसमें कॉपर का रिडक्शन होगा, H प्लस का नहीं होगा। इसमें भी कॉपर का रिडक्शन होगा, H प्लस का नहीं होगा, कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा। इसमें H प्लस का नहीं होगा, कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे चापा आता है, बिलो हाइड्रोजन, ठीक है, बिलो हाइड्रोजन चापा, ठीक है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, है ना, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ठीक है। ये जो है आपके 5 एलिमेंट जो है मेटल के फॉर्म में, जो कम रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन के क्या होते हैं, नीचे होते हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे वाले में हाइड्रोजन का नहीं होगा, उस मेटल का हो जाएगा। और इसमें KCl में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, H प्लस का हो जाएगा। तो H प्लस का हो जाएगा, H प्लस कम होगा तो pH बढ़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। हमको रिप्रेजेंटेशन दिया है, हमको सेल बनाना है, बट इसमें स्मॉल m दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मोलैरिटी मान के चलिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, हमको बहुत सिंपल सा तरीका अपनाना है, हमको रिएक्शन लिखना है, एनोड का रिएक्शन लिखना है। एनोड का रिएक्शन कैसे लिखेंगे भाई, A से A+3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। इसके सामने का आप पोटेंशियल लिखिए, इसके सामने का, ये ऑक्सीडेशन है ना, और हमको क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया है, बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले यहां पर दिया हुआ है। कैथोड में क्या है, इसमें रिडक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग रिडक्शन करा भी देते हैं। चलिए भाई, रिडक्शन B+2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू B। तो इसका E0 OP दिया हुआ है, इसका E0 RP दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है 0.45, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कर दीजिए 2, यहाँ पे कर दीजिए 2, यहाँ पे कर दीजिए 6, यहाँ पे कर दीजिए 3, यहाँ पे कर दीजिए 6, यहाँ पे कर दीजिए 3। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा।
इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा हमारा, इसका हमको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, ठीक है, और हमको दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये जो हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में, आई एम सॉरी, यहां पर जो होगा मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यहां पे हो जाएगा -0.45, ठीक है, माइनस में इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.30 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा रिएक्शन लिख लेते हैं, 2a प्लस 3b पर प्लस 2 इज इक्वल टू 2a पर प्लस 3 प्लस 3b, ठीक है। अब इसका ई सेल निकाल लेते हैं, ईएमएफ ई नॉट सेल कितना है 0.3 माइनस 0.06 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड 6, यहाँ पर लॉग a प्लस 3, क्योंकि हम लोग इसका तो हम लोग लेंगे नहीं, है ना, जो एक्वस मीडियम में है उसी का लेंगे, a प्लस 3 के पावर 2 और b प्लस 2 के पावर 3, तो 0.3 माइनस 0.01 लॉग a प्लस 3 के पावर 2 कितना है, a प्लस 3 यानी कि 10 टू द पावर -1, उसका स्क्वायर 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर 10 टू पावर -2 होगा, और b प्लस 3 यानी कि 10 पावर -2 उसका क्यूब, 10 टू पावर -2 का क्यूब कितना होगा 10 टू द पावर -6, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +4, आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.30 माइनस 0.04 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.26 वोल्ट हो जाएगा। तो ई सेल ये हो जाएगा, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 स्टार्ट करते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज 2 हाफ सेल रिएक्शंस, 2 हाफ सेल रिएक्शंस दिया हुआ है, a प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू a, ई नॉट दिया हुआ 0.34, x इज इक्वल टू x प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ई नॉट दिया हुआ 0.237। अब इसमें दिया क्या है, हमको पूछा क्या है, इतना आसान सवाल कैसे पूछ सकता है भाई, a प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू a, ठीक है, और x इज इक्वल टू x प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमको इसका ई नॉट दिया हुआ है, ई नॉट कितना हुआ 0.34, इसको तो आप लोग उड़ा दिए होंगे, ठीक है, ई नॉट इसका दिया हुआ है 0.237। मैं पहले से ही कब से बताते आ रहा हूं कि जो रिएक्शन दिया है उसके सामने का पोटेंशियल, ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट से चलोगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी वाले कॉन्सेप्ट से जाओगे तो थोड़ा सा आपको घुमा फिरा करके सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर तब भी आएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन आप बहुत ही प्यार से ऐड कर दीजिए। इसका ई नॉट सेल पूछा है हमसे क्वेश्चन में, कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे इससे मतलब ही नहीं है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सेल वोल्टेज कितना हो जाएगा 2.37 और प्लस 0.34, ये आ जाएगा 2.71 वोल्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड टू प्लेटिनम आयन इन PtEn2Cl2, ठीक है ना। तो ऐसा है कि PtEn2Cl2, पहली बात तो जो ईएन है इसका नाम है इथिलीन डाईअमाइन, ठीक है ना जी। तो इथिलीन डाईअमाइन का मतलब होता है CH2 NH2 NH2, ठीक है, और ये हो गया डाइडेंटेड। तो डाइडेंटेड मतलब एक ईएन 2 डोनेट करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, पहले तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिए। यहां पर ए 2 ईएन है तो 2 डोनेट करेगा, मतलब कितना नंबर ऑफ लोन पेयर है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 4 हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर 2 हो गया, तो कितना हो गया 6। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट करेगा भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 × 2 यानी कि 12। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, यूपीएससी ने वो NiCN4 पे 2-, ये है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, क्या है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, NiCN4 पे 2-। अब यहां पर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सीधे, तो x -4 इज इक्वल टू -2, x कितना आ जाएगा +2, ठीक है, तो यहाँ पे +2 आयन हो जाएगा। अब हम लोग नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए लास्ट में 8 लगाते हैं, तो 8 लगाएंगे तो क्या होगा, 8 लगाएंगे तो क्या होगा जल्दी बताइए, हमारा इसका नाम टेट्रा साइनाइडो या साइनो भी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं ना भाई, क्या दिक्कत है, इसका नाम होगा टेट्रा साइनो, ठीक है, निकलेट पहली फुर्सत में निकलो, सेकेंड आयन, ठीक है, टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड आयन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, आसान क्वेश्चन,
उसके बाद 67 क्या बोल रहा है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच लिगेंड इज पाई एसिड लिगेंड, क्या बोला है, पाई एसिड लिगेंड, या इसको पाई एक्सेप्टर भी लिगेंड बोलते हैं। अब ये आप लोगों को वैसे तो पता होना चाहिए कि हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक ही इस तरीके से, इस ऑप्शन में तो हम लोगों को एक ही है और वो ऑप्शन ए है, वो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे मतलब मेटल जो है ना कार्बन को डोनेट करता है, मतलब कार्बन जो है मेटल को डोनेट करता है एक लोन पेयर, ठीक है। बाकी इसके पास जो होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसका पाई स्टार होता है, तो ये बोलता है देखो ऐसा होता है ना, मतलब ये इसको डोनेट करता है, ठीक है, तो ये इसको डोनेट करता है, इसके पास लोन पेयर रहता है। तो अब इसके पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मतलब मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब दूसरे ऑर्बिटल में है। तो ये करता क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड कि ये इसको डोनेट करता है, मतलब ये मेटल इसको डोनेट करता है, तो ऑक्सीजन नाराज हो जाता है, बोलता है कि देखो ऐसा है, हम तुमको मदद कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तुम दूसरे को दे रहे हो, ठीक है, तुम कैसे दे सकते हो, हम तुमको मदद कर रहे हो, तुम दूसरे को मदद कर रहे हो, ये कहां की बात हुई। तो ये बात जाकर के कार्बन को बताता है, कार्बन इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है इसके बैक बॉन्डिंग के थ्रू, है ना, इसमें। तो ये जो है बैक बॉन्डिंग बनाता है इसके पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग बनाता है, तो ये एक्सेप्ट भी करता है, डोनेट भी करता है। तो लिगेंड नाम रखा गया है डोनेट करने की वजह से, जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और पाई एसिड रखा गया है क्योंकि पाई बॉन्ड के थ्रू ये एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्टर को एसिड बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं, तो एक्सेप्टर को एसिड बोलते हैं, इसलिए पाई एसिड लिगेंड बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऐसा हमारा अमोनिया नहीं करता है, ऐसा क्लोरीन नहीं करता है, ऐसा वाटर भी नहीं करता, ठीक है। सिनर्जी बॉन्डिंग में ही ऐसा होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्बीडेंटेड लिगेंड। जी हाँ, हमारा अमोनिया ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा एम्बीडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन, साइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड, ठीक है, Cn माइनस Nc माइनस, ठीक है। या आप लिंकेज की बात करो तो ऐसे कर सकते हो, ये माइनस चार्ज हटा दीजिए, ठीक है। साइनाइड आइसोसाइनाइड, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है NO2, ठीक है, ONO, ठीक है, ये दोनों एम्बीडेंटेड लिगेंड है। सी ऑप्शन क्या है, SCN, ठीक है, या NCS, ठीक है। तो इसमें कार्बन लिंकेज, इसमें नाइट्रोजन लिंकेज, इसमें नाइट्रोजन लिंकेज, इसमें ऑक्सीजन लिंकेज, इसमें सल्फर लिंकेज, इसमें नाइट्रोजन लिंकेज। तो ये एम्बीडेंटेड है, मतलब दोनों साइड से एक्ट कर सकते हैं, बट अमोनिया नहीं करता है ऐसा, ठीक है, अमोनिया नहीं करता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ये इसमें और कोई एम्बीडेंटेड नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जा रहा है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कॉपर इन CuNH3 SO4, ठीक है जी। तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। सीधा सीधा ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका कितना होगा, x + 0 - 2, यहाँ पर कितना आएगा, +2, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 और 4, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जा रहा है, आईपीएसी नेम ऑफ KBF4, ठीक है, KBF4। वैसे तो बोरॉन जो है वो डी ब्लॉक का है नहीं, बट कॉम्प्लेक्स बना रहा है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का, इतना कंफर्म है। तो वैसे इसको ऐसे तोड़ेंगे तो मतलब K + BF4 पे -1, तो यहाँ पे बोरॉन पे कितना आएगा, +3 चार्ज आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम पोटेशियम, इसका हम लोग इसके बाद लिगेंड का नाम लिख देंगे, फ्लोरीन एक्ट्स एज अ लिगेंड। वैसे तो ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना रहा है, बट इसका नाम हम लोग एज अ लिगेंड लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह दिया गया है। तो इसका नाम टेट्रा फ्लोराइड भी लिख सकते हैं या फ्लोरो भी लिख सकते हैं, ठीक है, टेट्रा फ्लोरो। और यहाँ पे 8 लगाएंगे तो बोरेट हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर 3, पोटेशियम टेट्रा फ्लोरो बोरेट 3 हो जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए हम लोग 8 लगाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला गया है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन सिसप्लेटिन। जी हाँ, सिसप्लेटिन कैंसर थेरेपी में काम आता है, ठीक है। मतलब सिसप्लेटिन बोलो, फॉर्मूला तो एक ही होगा, मतलब सिस और ट्रांस तो खैर उसका हम लोग आइसोमर बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तब होगा। तो PtCl2, इसको पहले हम लोग NH3 लिख देते हैं, ठीक है, PtNH3 2 Cl2, ये है हमारा
सिस्प्लेटिन या इसको ट्रांस भी बना सकते हैं। इसका सिस फॉर्म ही हमारा कैंसर थेरेपी में काम आता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, सीधा सीधा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए, इसका 0, इसका -1 -2, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, Hello everyone, welcome to the discussion of PT6 Organic Chemistry Medical section. Let's start with section A, question number 72. इसमें बोला in the following reaction product P is, आप देखिए आपका रिएक्टेंट ये है और इसके साथ रिएक्शन दिया गया है H2PDBaSO4, तो बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है, मेरे हिसाब से आपने ये पढ़ा ही होगा। इसको बोलते हैं रोजेनमान रिडक्शन। तो आपको पता है इसमें पार्शियल रिडक्शन होता है, तो बस Cl हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ, तो द आंसर विल बी दिस। मतलब ना A ना B ना D, आंसर होगा C कैलकाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 73 में देखिए हमारा रिएक्टेंट है एल्काइन। स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो इट्स ब्यूटाइन। सही है, इसका रिएक्शन हमें बोला है किसी रिएजेंट के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, जिससे हमें मिल रहा है ब्यूटेन 2-ओन। ये हमारा रिजल्ट है। तो बोला है कि बताओ रिएजेंट क्या है। तो देखो ये भी बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है, आप लोगों को पता है ये कुशेरोव रिएक्शन है। ठीक है, नथिंग बट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये वाला जो कार्बन है मोर क्राउडेड, इसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, कीटोन में। ठीक है, तो वही हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला जो हमारा कार्बन है ये वाला कार्बन है, तो इसको हमने कीटोन में कन्वर्ट कर दिया है। तो यही हमें करना होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। इसका जो रिएजेंट होता है इट इज Hg2+, या फिर इसे डाइल्यूट HgSO4 H2SO4 भी ले सकते हैं, क्योंकि उससे अल्टीमेटली यूज तो Hg2+ का ही होता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा इट इज A, असम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 74 में हमें बोला है एक एल्कीन है, एन एल्कीन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18 ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स 2,2-dimethyl propanel and butane 2-on, then the alkene is, मतलब बेसिकली ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन है ये। C9H18 वाला कोई एल्कीन है जिसके ओजोनोलाइसिस से हमें मिल रहा है 2,2-dimethyl propanel एंड ब्यूटेन 2-on। तो पूछा गया कि एल्कीन क्या होगा। तो देखो ओजोनोलाइसिस में आपने पढ़ा होगा, देखो एक बार कार्बन वेरीफाई कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2 3 4, तो 9 कार्बन तो बन ही गया है। आपको पता है ओजोनोलाइसिस में हम लोग एल्कीन को तोड़ते हैं जिससे हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ दो, तो इससे जो रिएक्टेंट बनेगा एक मिथाइल और एक इथाइल, तो ये हमारा एल्कीन है। ठीक है, अब इसका IUPAC नंबरिंग अगर हमें करना है तो आप लोगों को पता है इट विल बी 2,2,4 ट्राइमिथाइल हेक्स 3-इन, ये हमारा एल्कीन हो जाएगा। और ये आप लोग देख सकते हो ये ऑप्शन है हमारा डी, नहीं डी तो हेक्स 2-इन है, हेक्स 3-इन चाहिए हमें। हमारा आंसर हो जाएगा A, असम। दिस इज द करेक्ट आंसर, 2,2,4 ट्राइमिथाइल हेक्स 3-इन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 75 में हमें बोला गया है एसिटाइल क्लोराइड, जो कि ये है, इज रिड्यूस्ड विथ LiLH4, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो आप लोगों को पता ही LiLH4 एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देता है एल्कोहल में, तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो मिथाइल एल्कोहल नहीं हो सकता, इथाइल एल्कोहल इज द करेक्ट आंसर। एसिटाइलडिहाइड एसीटोन नहीं है, ये इथाइल एल्कोहल ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा B, बॉम्बे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं 76 पे। फैक्टर्स विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बोनिल ग्रुप के अगर हम लोग एडजेसेंट साइड में कोई EWG लगा दे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इससे क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ पे जो डेल पॉजिटिव आएगा, ये विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, इस डेल पॉजिटिव को ज्यादा इंटेंसिफाइड बना देंगे, इससे कोई न्यूक्लियोफाइल इजीली आके अटैक कर पाए। ठीक है, तो विड्रॉइंग ग्रुप्स कार्बोनिल के कार्बन को और उसके पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाइड बना देते हैं, जिससे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं।
प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप विथ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, बिल्कुल गलत, ठीक है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगा उल्टा। प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप विथ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यस, 2 इज करेक्ट, ठीक है। और देखते हैं प्रेजेंस ऑफ लार्ज एल्काइल ग्रुप, नहीं, एल्काइल ग्रुप्स भी पॉजिटिव प्लस आई लगाते हैं, डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका हो जाएगा ओनली 2, मतलब तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, हमें बोला गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिटाल्डिहाइड प्लस ये इथाइल मिथाइल कीटोन एंड एसीटोन विथ HCN, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन है बेसिकली रिएक्टिविटी का, एसिटाल्डिहाइड, इथाइल मिथाइल कीटोन एंड एसीटोन। जैसा मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको, डेल पॉजिटिव जितना ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, HCN के साथ, क्योंकि CN माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे अगर देखें, ये एक प्लस आई ग्रुप है, ये एक माइनस आई ग्रुप है, यहाँ भी दोनों ही प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे भी दोनों ही प्लस आई। तो हम लोग देख रहे हैं विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे आ चुका है, तो एसिटाल्डिहाइड की रिएक्टिविटी तो सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद हमें पता है कि इथाइल और मिथाइल में इथाइल बेटर प्लस आई होता है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप डेल पॉजिटिव को ज्यादा स्टेबिलाईज कर देगा, जिससे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इसलिए इसके बाद एसीटोन आएगा और सबसे कम रिएक्टिविटी होगी इथाइल मिथाइल कीटोन की। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग देख सकते हो ये आंसर हमारा ऑप्शन 1 में ही है, ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 78 रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ HCN, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ HCN followed by hydrolysis gives a compound which shows जो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म या टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो आप लोग देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, तो CN माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे इंटरमीडिएट ये बनेगा, सॉल्यूशन से H प्लस लेने के बाद ये बन गया OHHCN, इसी को हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, ठीक है। और फाइनली इसका हाइड्रोलाइसिस दिया है। तो हमें बोला है कि बेसिकली इस प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट कौन सा आइसोमेरिज्म दे रहा है, तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ पे कैरल सेंटर है, तो अगर कैरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, विच इज नथिंग बट ऑप्शन A, ठीक है। अब आते हैं 79 पे। अब देखो ये डाइकीटोन देखते हैं, ऑन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट OH माइनस के साथ, तो हम लोग देख रहे हैं कि से अपने पास देखो पूरा या तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे या तो यहाँ से, हमें न्यूक्लियोफाइल यहीं से बनाना होगा। उसका रीजन क्या है कि आपको पता है जब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करेंगे तो रिंग 1 2 3 4 5 मेंबर्ड बनेगा, ठीक है। तो पहले आप इससे एसिड बेस लगाइए, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। अब इसके बाद इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो जब इंट्रामोलिकुलर करेंगे तो मैं इसको यहाँ पे ही लिखता हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, यहाँ पे बन गया OH और इसके साथ है CH3। देखो इन दोनों कार्बन के बीच में 3 कार्बन है, ये कार्बन बेसिकली ये कार्बन है, तो उसके नेक्स्ट कार्बन में ही एक कीटो ग्रुप है। और आप देख सकते हो मैंने सही बनाया, क्योंकि एल्डोल प्रोडक्ट जो होता है इट इज अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन था तो ऑब्वियसली कीटोन ही रहेगा, ठीक है। तो हमें बोला है कि फाइनल प्रोडक्ट, तो आप देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट एक भी आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला एक एल्डोल प्रोडक्ट है, वो तो ये आंसर नहीं है, ये तो एल्डोल प्रोडक्ट है ही नहीं। बाकी इन दोनों में हीटिंग के बाद प्रोडक्ट बनाया गया है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन से हमने देखा कि इन्होंने एल्कीन बनाया हुआ है, तो हमें इसका हीटिंग करना होगा, ठीक है। तो अब जब इसका हीटिंग करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये O और H को बेसिकली हम लोग निकाल देंगे, एलिमिनेशन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 80, बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन बेंजाइल्डिहाइड। बोला गया है कि बेंजाइल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इससे बनता है बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। दिस रिएक्शन इज नोन एज, तो ये तो सबने प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा, एक्चुअली इसके 2 मोल्स रहते हैं,
एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, इसको बोलते हैं केनिज़ारो रिएक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो एक एरोमेटिक कंपाउंड है X विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, गिव्स द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा टेस्ट की बात अगर हो ही रही है तो ऑप्शन का हेल्प ले ही लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन सही। अब बोला है कि गिव्स द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट, फॉर्म्स 2,4-DNP। अगर 2,4-DNP दे रहा है तो या तो वो एल्डिहाइड हो सकता है। 2,4-DNP आपने पढ़ा ही होगा, 2,4-DNP इज नथिंग बट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन व्हिच इज नथिंग बट ब्रैडीज रिएजेंट। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स के साथ रिएक्शन करने पे वो ऑरेंज रेड कलरेशन देता है। इट इज अ वेरी फेमस टेस्ट। अब या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है, तभी 2,4-DNP दे सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो मुझे यही पता चल रहा है। सेकंड बोला है रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, मतलब कीटोन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी आपका नहीं हो सकता, तो सी तो हो ही नहीं सकता। या तो करेक्ट आंसर ए होगा या फिर बी होगा, क्योंकि दोनों में ही एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली टॉलेंस टेस्ट दोनों ही देंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सी में कीटोनिक ग्रुप है, इट इज अ कीटोन। चलो 3 में देता है अंडरगोज केनिज़ारो रिएक्शन, वो तो ऑप्शन ए भी देता है, ऑप्शन बी भी देता है, क्योंकि दोनों के पास अल्फा एच नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इफ देयर इज नो अल्फा एच देन ओनली केनिज़ारो इज पॉसिबल। तो अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं 4, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। दिस इज द गेम चेंजर, और इसलिए हमारा सही आंसर होगा ए, बिकॉज आपको पता है ये बेंजल्डिहाइड है, C2H5 मतलब CH2CH3, सही है। अब देखो सारे क्वालिटीज इसके पास ये 2,4-DNP देता है, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, केनिज़ारो अंडरगो करता है। अगर इसका रिएक्शन आप KMnO4 के साथ करवा दें तो आपने ये पढ़ा होगा कि बेंजाइलिक कार्बन के पास अगर एक भी हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये देखिए जो हमें बोला गया था ये प्रोडक्ट बन गया। आपको पता है अगर मैं ऑप्शन बी ले लेता तो ये COH 1,3 पोजीशन में आ जाता, हमें 1,2 में चाहिए, ये तो हमें फॉर्म करना था, इसलिए हमारा सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 82। अब 82 में हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक एसिड्स इज मोस्ट एसिडिक। ठीक है, तो एक बार सारा बना ही लेते हैं। पहला है बेंजोइक एसिड, दूसरा है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो आप लोग देखो ऑप्शन सी है हमारा ये, और डी ये वाला है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा, मोस्ट एसिडिक हमें बोला गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ऐसा क्यों? क्योंकि बी वाले में H+ को फायर करने के बाद आपको इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग मिल रहा है, जिससे हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल है। आगे समझ में, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो हम बोल सकते हैं ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, इसमें तो -I से कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है और यहाँ पे +M से उल्टा अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बी का होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। 83 पे आते हैं। 83 में देखो हमें दिया है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन हमें दिया है एमोनिया के साथ, तो हम लोग इसको थोड़ा ऐसे सजा के लिख सकते हैं, और हमें हाई टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, बोला है कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो आप देखो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। हाई टेम्परेचर दिया है तो आप एलिमिनेशन कर दीजिए, H2O निकाल दीजिए। ठीक है, तो जब H2O निकालेंगे तो ये बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है, इसको बोलते हैं थैलेमाइड। ठीक है, और ये भी बड़ा पॉपुलर एसिड है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बनाया था, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। आ गया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इट इज बी, बॉम्बे। ठीक है, चलो 83 के बाद 84 पे आते हैं। 84 में हम लोग देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है ये CH3COH और हमें दिया है OH- हीटिंग। तो आप लोगों को पता है सीधा सीधी इसमें अल्फा H है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन ही होगा। तो अगर एल्डोल कंडेंसेशन है तो पता है एक मॉलिक्यूल पे दूसरे मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पे एसिड बेस लगाएंगे तो इसका न्यूक्लियोफाइल कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे अटैक पाई इलेक्ट्रॉन इधर, जिससे बना क्या CH3 CHO-
CH2COH, और जब H प्लस देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट ये है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये हमारा बन चुका है। अब इसी का जब हीटिंग करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। तो बोला प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो आप लोगों को पता है कि ये GI देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो 2 to the power 1 इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 85 पे आते हैं। 85 में सबसे पहले दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन दिया है SOCl2 के साथ, इससे एसिड हैलाइड बन जाएगा। और नेक्स्ट बेंजीन और AlCl3, ठीक है। तो ये Cl हटेगा, लुइस एसिड Cl को हटाएगा और इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग बेंजीन से अटैच करेंगे, जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, एसीटोफिनोन, जो हमारा B है। और ये रिएक्शन अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। आपको पता है Cn लगेगा और H ऑक्सीजन के साथ साइनोहाइड्रीन, आज हमने ये किया ही था, OHCN, ठीक है। तो ये बन गया C। अब नेक्स्ट हमें पता है कि इसका जब हाइड्रोलाइसिस दिया है तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है D। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो हमारा जो आंसर होगा COH, OH और CH3, तो इट इज नथिंग बट ऑप्शन ए, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें हमें दिया है ब्रोमोमीथेन और इसका रिएक्शन KCN के साथ। तो हमें पता है ये SN2 पाथ से इथेन नाइट्राइल बन जाएगा, ठीक है, A। अब हमें दिया है एसिडिफाइड, मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, तो इससे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ही मानेंगे, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। दिस इज माई B, ठीक है। साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। अब इसका LiLH4 के साथ रिडक्शन ईथर एस सॉल्वेंट, तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर अल्कोहल बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर अल्कोहल बना देता है, ये हमें पता ही है। तो दिस इज द रिजल्ट। तो हमें बोला है कि एंड प्रोडक्ट C क्या है, तो हमें पता है C हो गया आपका इथाइल अल्कोहल, दैट इज B। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 87 पे आते हैं। इथाइल बेंजोएट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड, ये है अपना बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से हमें बनाना है इथाइल बेंजोएट। अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बड़ा इजी है, आपको पता है आंसर इनमें देखो, बाकी सब तो हो नहीं सकता। आपने एक फेमस रिएक्शन पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, उसी से यूज करके बना सकते हैं, ईस्टरिफिकेशन, इजंट इट। तो आप इसके साथ सिर्फ इथाइल अल्कोहल लेने से नहीं होगा, ऑब्वियसली इथाइल अल्कोहल एंड ड्राई HCl, ठीक है। एसिड की भी ज़रूरत होगी, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे। रिजल्ट तो यही होगा, इथाइल अल्कोहल एंड HCl, ठीक है। उससे हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, बाकी सबसे डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कैसे, व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ईस्टरिफिकेशन में क्या होता है, H+ के साथ सबसे पहले ये ऑक्सीजन एज ए बेस अटैक करेगा, जिससे हमें पता है कि OH यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और ये रेजोनेंस से एक कार्बोकेटाइन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सब लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये सिचुएशन है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन है, C2H5OH। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये जाके अटैक करेगा, जिससे बना COHOH और ये OC2H5, ठीक है, लॉस ऑफ H+। या आप ऐसे बोल सकते हो, चलो मैं पूरा ही बता देता हूँ, H+ यहाँ पे। तो ये OH क्या करेगा, इस H को ट्रैप कर लेगा, जिससे ये OH2+ बना, यहाँ पे OC2H5। तो बस इसको रिवर्ट करवाएंगे और लिविंग ग्रुप को निकाल देंगे। तो लॉस ऑफ H+ के बाद प्रोडक्ट ये है C डबल बॉन्ड O OC2H5। सही है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा सिनेमा बता दिया, ठीक है, कि पूरा सिनेमा क्या है। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें इतना मेहनत ना करना हो, हमें क्या है जल्दी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं। इसी 87 में हमें बेंजोइक एसिड दिया था, हमारे पास है इथाइल अल्कोहल और HCl। तो आप क्या करो, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को डायरेक्ट यहाँ पे अटैच करो और इसको हटा दो, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो मैंने इतने मेहनत से बनाया था।
सही है नहीं, इसलिए हमारा वाइबल ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट अब आते हैं 88 पे। 88 में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दिया है O16, इसका रिएक्शन एल्कोहल के साथ O18, एसिड एंड हीट। ठीक है, तो अब देखो वही सेम अभी जो मैं कहानी बता रहा था इससे पहले, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को क्या करेंगे, स्टीरिफिकेशन रिएक्शन यहाँ पे ऐड करो और इसको हटा दो, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा CH3CO O18R, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। ठीक है, तो इनमें देखो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमें चाहिए मिथाइल कीटो ग्रुप, मिथाइल कीटो अगर है तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले इथानल, तो इसके पास तो है तो ये टेस्ट देगा। ठीक है, तो ये तो मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि टेस्ट देगा। ठीक है, नेक्स्ट बी इथानॉल, तो आपको पता है कि इथानॉल ऑक्सीडाइज होकर इथानल बना सकता है, तो इसके पास भी ये ग्रुप आ गया तो ये भी नहीं देगा। ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अगर हम लोग देखें पेंटेन 2, इसमें भी देख सकते हैं ये ग्रुप है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही होगा क्योंकि ये है पेंटेन 3 ऑन, तो इसके पास मिथाइल कीटो नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। दिस विल नॉट गिव द टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, चलो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। 90 में हमारे पास है ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड, मतलब क्लोरल, इसे बोलते हैं क्लोरल, रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस। बहुत ही फेमस रिएक्शन है। देखो हमारे पास है क्लोरल, हमारे पास है 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस, तो इससे प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, इसको बोलते हैं DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग देख सकते हो ऑप्शन से डी, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स, दैट इज बेंजल्डिहाइड, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड बेंजल डेरिवेटिव इज फॉर्म्ड, दिस इज नोन एज। ठीक है, एक्चुअली जो प्रोडक्ट होता है ये वाटर के एलिमिनेशन से होता है, तो ये जो बना है इसको बोलते हैं स्किफ्स बेस। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, 92 क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोला जा रहा है, सेक्शन बी। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया जी। हाँ, कह रहा है एक्वा सोल्यूशन ऑफ KCl.MgCl2.6H2O विल गिव द टेस्ट ऑफ। पहली बात तो ये डबल सॉल्ट है, पहली बात कि ये डबल सॉल्ट है, और डबल सॉल्ट को जैसे ही पानी में डालो एक 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 आयन टूट टूट के अपनी पहचान बताएगा, बोलेगा हम हैं हम हैं हम हैं, सब लोग अपनी अपनी पहचान बता लेंगे। तो सभी लोग, अगर ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रहता तो ये कुछ का आइडेंटिटी बताता, कुछ आपस में कंबाइन होकर के नहीं बताता। तो इसका मतलब कि KCl.MgCl2.6H2, इसको हम लोग एक्चुअली ये हम लोग समुंदर से मिलता है और ये इसको बोलते हैं कार्नेलाइट, और कार्नेलाइट जो है वो हमारा अच्छा सोर्स होता है पोटेशियम और मैग्नीशियम ये वगैरह सब। ठीक है, तो वहां से निकालेंगे भैया, इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा K+Cl- का टेस्ट दे देगा, इसको तोड़ेंगे तो Mg+2+2Cl- का, और इसको तो पानी में मिल जाएगा, तो इसका भी मिल जाएगा, इसका हो, इसका तीनों का टेस्ट मिल जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अपनी पहचान तीनों बता देगा, डबल सॉल्ट है, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स CrNH2O BrCl है ना, CrH2O5Cl बाहर में ब्रोमीन एंड CrH2O5 अंदर में ब्रोमीन बाहर में क्लोरीन। ठीक है, सुनिए ऐसा है कि बाकी सब तो सेम है, हमको आइसोमर पूछ रहा है। आइसोमर का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट कैसे हुआ जी, आपको क्या लग रहा है इसमें डिफरेंट, इसको और इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम लोग आयोनाइज करेंगे तो यहाँ पे Br- मिलेगा, यहाँ पे Cl- मिलेगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी। ये AgNO3 से रिएक्शन करने के बाद AgBr बनाएगा, वो AgNO3 से रिएक्शन करने के बाद AgCl बनाएगा, तो प्रॉपर्टीज वगैरह तो ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगी, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से हुआ, आयोनाइज करने की वजह से हुआ डिफरेंट, तो इसका नाम रखा गया है
आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। आयोनाइजेशन आइसोमर का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको ध्यान से करिए। पहला है CONH3 4Cl2, ए ऑप्शन जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं MA4B2, ठीक है। दूसरा है MAA, मतलब डाइडेंटेड लिगेंड है ऑक्सलेट, डाइडेंटेड का 3 टाइम्स, ठीक है। इस पर 3 माइनस है, खैर उससे मतलब नहीं हमको, ठीक है। और तीसरा है COAA ट्वाइस A2, फिर एक Cl, ठीक है। और डी ऑप्शन है COEN, मतलब ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेटल लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे भी A लिख देते हैं A2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है, यहाँ पे COEN यानी कि MEN एक ही है, AA और NH3 ट्वाइस H2O ट्वाइस, इनको इसको A2 लिख देते हैं, इसको B2 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी है एनायन, उससे मतलब नहीं है हमको, एनायन के टाइम से मतलब नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें ना ये इस वाले का देखो, आपको सबका बनाना पड़ेगा अलग अलग तरीके से, ठीक है। वैसे थोड़ा सा आप केस याद रखोगे तो इसका शो करता है, मतलब ये शो OI, ठीक है। इसका भी हमारा शो करेगा, मतलब इनएंशियोमर बनेगा AA ट्वाइस और A2, बट इसका एक्चुअली ना, इसका हम लोगों को बनता है, इसका हम लोगों को ट्रांसफॉर्म नहीं शो करता है ना, ओनली सिस फॉर्म शो करता है, ओनली सिस आइसोमर ही शो करता है। सिस आइसोमर ही हमारा इसका GI बनेगा, लेकिन इसका सिस वाला ही करेगा, ट्रांस वाला नहीं करता है, ठीक है। MAA A2B2 है ना, AA को एक साइड अगर हम लोग रखेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से, और A2B2 यहाँ पर सपोज ABAB, तो अगर हम लोग इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री कट करेंगे, मतलब इसको अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री से कट करेंगे तो ये हमारा नहीं मिलेगा, यहाँ से भी कट करेंगे, कहीं से भी कट करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं मिलेगा। तो ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, ये नहीं शो करेगा, मतलब हमने पूछा है कौन सा नहीं शो करेगा, क्यों नहीं शो करेगा, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। A4 पहले कर लीजिए आप इस तरीके से, यहाँ पे B, तो ये वन ऑफ द हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर हम लोग इसको ऐसे कट करें, ठीक है, कोई मैं दूसरा पेन से आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, मैं इस पेन से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको हम ऐसे कट करें, ठीक है, तो ये तो हमारा इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये इसको अगर ऐसे कट करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे मेटल है तो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो ये B आपस में कट जाएगा, ये तो इधर उधर हो ही जाएगा, तो इसमें POS जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो हमसे ये वाला शो नहीं करेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा इस बार, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी आइसोमर्स और पॉसिबल इन CrEN2Br2, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ठीक है। तो Cr जो है क्रोमियम EN2, ठीक है। देखिए ऐसा है कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमर ही पॉसिबल होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। आइसोमर पूछ रहा है ना, तो ऑप्टिकल होगा, ऑप्टिकल में इस तरीके से होगा, ज्योमेट्रिकल होगा इसका, बट ज्योमेट्रिकल में सिस वाला शो नहीं करेगा, ट्रांस, मतलब इसमें ऐसा है कि EN जो है ज्योमेट्रिकल इसमें पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, और इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, EN ट्वाइस है ना, तो ये हो गया इस तरीके से, ऐसा, और ये हो गया ब्रोमीन, ये हो गया ब्रोमीन, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग इसको बीच से कट करेंगे तो ये हो गया हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अच्छा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ क्यों, पहली बात ये मेजो हो गया, ठीक है, मेजो हो गया ना, तो आइसोमर में तो गिनेंगे, तो आइसोमर तो है, ठीक है, आइसोमर 1 हो गया, ये एक आइसोमर हो गया, और ये भी वैसे भी ट्रांसफॉर्म है, तो हम लोगों को ये हमने पढ़ाया था अभी MAA ट्वाइस और A2, इसमें जो है आपका ट्रांस वाला शो नहीं करता है, क्यों नहीं शो करता ये हमने देख लिया,
और सिस वाला शो करता है, तो सिस इसका बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। सिस का मतलब ये ट्रांस कैसे भाई, ये 180 डिग्री पर, ये भी आपस में 180 डिग्री पर है, इसलिए इसका नाम ट्रांस है। अब इसको हम लोग 90 डिग्री पर बना लेते हैं। इसको हम लोग ब्रोमीन को यहाँ रखते हैं, ठीक है, और इस ब्रोमीन को हम लोग यहाँ रखते हैं, तो ये आपस में 90 डिग्री हो गया। अच्छा, इसमें क्या है कि एक काम करते हैं, इसमें हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको EN को ऐसे रख देते हैं, ठीक है, फिर इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक। तो ये भी हमारा हो गया। अब इसका अगर हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज क्या होगा, M मतलब क्रोमियम, यहाँ पर चलो हमने M रख दिया, आप क्रोमियम समझना, फिर से यहाँ M लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे एक ब्रोमीन ऊपर भी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आपका EN ऐसे हो गया, इस तरीके से आपका ऐसे हो गया EN, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। तो अगर इस तरीके से बनता है तो ये इसका सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म के दो बने, ठीक है, दो आइसोमर हुए और एक आइसोमर यहाँ हुआ, ये ट्रांसफॉर्म के, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म का एक मतलब बना नहीं बट काउंट तो होगा। तो टोटल आइसोमर कितना हो जाएगा, टोटल आइसोमर जो होगा वो हो गया हमारा 3। तो 3 का मतलब कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला जाए, इन द फॉलोइंग, इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स अप्रोचेस टुवर्ड्स, हमको दिया हुआ है सेट ऑफ ऑर्बिटल, कह रहा है dxy dx स्क्वायर y स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर dxy dyz dz स्क्वायर dxz, ठीक है। ऐसा है कि जब हम लोग स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, तो स्प्लिटिंग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं भाई, ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड है भाई, 6 लिगेंड है। तो इसमें अगर हम लोग 6 लिगेंड ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, dxy dyz dzx। ये हमारा एवरेज एनर्जी लेवल है जिसको हम लोग बैरी सेंटर बोलते हैं, इससे ऊपर जाता है, इससे नीचे जाता है। तो जो जिसको धक्का ज्यादा लगेगा, धक्का किसको ज्यादा लगेगा भाई, धक्का इन दोनों ऑर्बिटल को लगेगा, इसको हम लोग बोलते हैं Eg, है ना, इसको बोलते हैं T2G, इसको क्या बोलते हैं Eg, इसको बोलते हैं T2G। तो Eg सेट में हमारा dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर है, ठीक है, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसे अगर सॉलिड स्टेट के एंगल से सोचोगे तो जो हमारा T2G ऑर्बिटल Eg ऑर्बिटल होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर, वो फेस सेंटर, सपोज यहाँ पे फेस सेंटर है और सॉरी यहाँ बॉडी सेंटर है, और अगर हम लोग फेस सेंटर ले लेते हैं किसी भी चीज का और लिगेंड अप्रोच करता है अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ फेस सेंटर, यानी कि एक फेस ऊपर होगा सीलिंग का, एक ग्राउंड उसका नीचे होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक आपकी तरफ होगा, एक इधर होगा, ठीक है। तो अगर यहां से हम लोग लिगेंड अप्रोच करेगा, 6 लिगेंड अप्रोच करेगा, तो 6 लिगेंड किधर से अप्रोच करेगा, 6 फेस सेंटर के इधर से एक करेगा, एक ऐसे करेगा, एक ऐसे करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करेगा, ऐसे करेगा और ऐसे करेगा। तो 6 डायरेक्शन से लिगेंड अप्रोच करेगा और 6 डायरेक्शंस में फेस के अलोंग कौन है, फेस के अलोंग है आपका ये dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। आपको शॉर्ट में समझना है, वैसे मैंने क्लास में डिस्कस किया है। तो इस डायरेक्शंस की वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा रिपल्सन फील करता है यही दोनों ऑर्बिटल, और सबसे ज्यादा रिपल्सन फील करता है तो ये पूछ रहा है कि किसको अप्रोच करेगा, किसकी तरफ अप्रोच करेगा, ऑब्वियसली इन्हीं दोनों ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है इन SHE शी वो वाले शी नहीं, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द pH ऑफ एसिड सोल्यूशन शुड बी, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। कह रहा है pH कितना होगा, जी हाँ, पहले तो आप इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे आप, PT सॉलिड, अगर एनोड का लिखना है तो किसी का भी लिख सकते हो, एनोड कैथोड, PT सॉलिड, फिर यहाँ पे आप H2 गैस, फिर H प्लस एक्वस, ठीक है, डबल स्लैश कैथोड हाफ सेल में कुछ भी होगा उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 1 ATM होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में और इसका 1 मोलर होता है, यानी कि H प्लस कंसेंट्रेशन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के लिए 1 मोलर होता है। तो pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, तो माइनस लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, pH की वैल्यू 0, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला जा रहा है,
कह रहा है एसएसएन रीजन क्वेश्चन है, CrH2O6 पे +3, ठीक है। तो पहली बात तो हम क्रोमियम पे निकाल लेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। क्रोमियम क्या हो गया भाई, +3 कितना हो गया, आर्गन 3d3, ठीक है ना, 4s0। तो अगर हम लोगों को 3d3 4s0 की बात करनी है, ठीक है, और इस तरीके से 3d3 पहले आप 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद लास्ट के 2 खाली, और हमको 6 इलेक्ट्रॉन 6 लिगेंड डोनेट करना है। तो ये हमारा 3d 4s और 4p, ठीक है, ये हम लोग मिला करके बना देंगे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, D2 इनर डी कॉम्प्लेक्स, इनर, ठीक है, इनर डी कॉम्प्लेक्स, ये इनर डी कॉम्प्लेक्स। तो पहला हमारा ऑप्शन तो पहला ए असर्शन तो सही है, ठीक है, असर्शन सही है। अब बात आती है रीजन की। रीजन क्या बोला है, H2O इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जनरली नहीं, जनरली तो होता है नहीं है, जनरली ये वीक लिगेंड होता है और कभी कभी ये मॉडरेट लिगेंड की तरह काम करता है। वैसे 3d3 हो तो 3d3 में कोई तो दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि 3d3 रहता तो आप इस इलेक्ट्रॉन को आप पेयर करा के करोगे क्या, अंदर से तो और ज्यादा तो आप करोगे नहीं, भरोगे नहीं। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता भी तो पेयर कराने के बावजूद भी क्या हो जाता है, ये अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता भी तो ये पेयर कराने के बावजूद भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं होता है। तो इस 3 इलेक्ट्रॉन को तो आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हो, तो इसी में आप लिगेंड, इसमें आप H2O को डोनेट करवाओगे तो हमारा D2sp3 ही बनेगा, ठीक है। मतलब D1 D2 D3 D8 D9 D10, इसके लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, वीक लिगेंड हो, मॉडरेट लिगेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन एज इट इज होता है जैसे होता है, पेयर कराने का कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर रीजन क्या हो गया, हमारा रीजन गलत हो गया, ठीक है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज इनकरेक्ट, असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कह रहा है FeH2O। देखिए आप ऐसे ऑप्शन देख लीजिए ना, क्या है इतना इसको हम लोगों को सोचना है। हम लोगों को पहली बात ये है कि पहला और दूसरा में, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन में जो है H2O जो है वीक लिगेंड है, ऑब्वियसली वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड है तो पेयर नहीं करेगा, और पेयर नहीं करेगा तो Fe पहले में Fe पर +3, दूसरे में भी Fe पर +2, तीसरे में Fe पे +3, और चौथे में हम लोग निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर Fe पे +2। अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, Fe +3 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होगा, और पेयर नहीं करेगा, तो पेयर नहीं करेगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और Fe +2 है तो Fe +2 का मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 3d6 हो गया, ठीक है। 3d6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो पैरामैग्नेटिक होगा विथ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमसे क्या पूछा है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर साइनाइड है, ये पेयर करेगा, तो यहाँ पर Fe +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, 3d5। तो 3d5 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाला इससे पेयर करा दीजिए, ये वाला इससे पेयर करा दीजिए, ये बच जाएगा। मतलब फाइनली हमको क्या मिलने वाला है, ठीक है, फाइनली हमको मिलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से हमारा साइनाइड पेयर करेगा 4s और 4p, ठीक है। तो D2sp3 तो बनाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये D2sp3 बनाएगा, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक विथ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी नहीं हो जाएगा, डी में हो जाएगा हमारा 3d6। इसको एक बार देख लेते हैं, ये हमारा डायमैग्नेटिक हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब साइनाइड है तो साइनाइड पेयर करेगा, यहाँ से ही पेयर कर जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे, यहाँ से साइनाइड भरना शुरू हो जाएगा, 4s में भरेगा और 4p में भरेगा, ठीक है। तो 4s और 4p में भरेगा तो D2sp3 तो इसमें भी बनाएगा विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा, और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ CFSE, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए किसके लिए, निकल के लिए कह रहा है डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है, डेल्टा O।
तो कह रहे हैं कि इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है पैलेडियम, ठीक है, इसके नीचे होता है प्लेटिनम। इसका स्लोगन होता है नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है, ये 5D सीरीज का है, ठीक है। ये 3D ये का है, ये 3D का है, ये 4D का है और ये 5D का है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम 3D से 4D से जाते हैं, 4D से 5D में जाते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एलिमेंट का बढ़ता है क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन भी आता है। तो लगभग जो इसका स्प्लिटिंग है, वो स्प्लिटिंग मतलब अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो अगर मान लो लिगेंड सेम भी रहेगा, अगर मान लो इसमें भी सेम लिगेंड, इसमें भी सेम लिगेंड अप्लाई करते हैं और सेम कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोग देते हैं, ज्योमेट्री भी सेम रखते हैं, फिर भी पैलेडियम की स्प्लिटिंग थोड़ी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू निकल, और ये लगभग 50% के आसपास बढ़ जाता है। ये मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवाया है। तो ये आपका लगभग 50% के आसपास इंक्रीज हो जाएगा डेल्टा ओ। तो इसका जो CFSE होगा वो कितना हो जाएगा, ये 1.5 डेल्टा ओ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये है डेल्टा ओ प्लस 0.5 डेल्टा ओ, तो 1.5 डेल्टा ओ, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ ANTS PT6, ठीक है। आराम से इसको कूल डाउन होकर के आप क्वेश्चंस लगाए होंगे आई होप, और क्वेश्चंस का मतलब जो आपका लेवल है वो मॉडरेट है और इजी है, ठीक है। तो उसको हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। नेगेटिव मार्किंग से बचना था आपको, और उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा और आप बहुत अच्छे से तैयारी आपकी चल रही है, ठीक है। वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर। मेरे हिसाब से ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे, और अभी ऑलमोस्ट आपका फैग एंड ही है कि पीटीज ख़त्म होने वाले हैं। अभी सीपीटी एक आपका शायद और एक पीटी और एक सीपीटी बचा होगा, उसके बाद तो एफटीआई जाएंगे। तो अभी जो आपने टेस्ट दिए इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना पेपर्स को, क्योंकि अभी आप टॉपिक्स के फाउंडेशन पे वर्क कर रहे थे। अब कलेक्टिवली जो एक्चुअल नीट में होता है सारे टॉपिक्स एक साथ आएंगे अभी, ठीक है। तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, मेहनत करते रहिए। गुड लक। चलिए, ऑल द बेस्ट। विद दिस